हेलो, नमस्ते। मैं कांत कुमार। आज आप लोग को मैं चाइना के बारे में कुछ बताऊंगा। मैप में देखेंगे कि ये इंडिया है और ये चाइना है। तो इंडिया चाइना एक नेबरिंग स्टेट रहा है और इंडिया चाइना का रिलेशन हजारों साल का है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना एक स्पेशल रिलेशन मेंटेन करते हैं। और जैसा कि कंटेम्प्रेरी टाइम में हम लोग देखेंगे तो इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो स्टाइल रहा है, लेकिन जो एंशियंट चाइना और इंडिया का रिलेशन देखेंगे तो बहुत फ्रेंडली रहा है। और हमारे यहाँ से बुद्धिज़्म चाइना गया और चाइना से भी हम लोग के यहाँ सिल्क आया और एंशियंट टाइम में सिल्क रूट के थ्रू बहुत सारे इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड हुआ करता था। अभी वर्तमान समय में चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम इंडिया और चाइना का ट्रेड $100 बिलियन से ज़्यादा का है। इस दृष्टिकोण से भी इंडिया चाइना का जो रिलेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आप लोगों को चाइना के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि चाइना किस तरह का कंट्री है और इसका इतिहास क्या रहा है। मैप से अभी हम थोड़ा सा चाइना को समझने का कोशिश करेंगे। ये जो ग्रीन एरिया है ये चाइना का है, जो कि ग्रीन एरिया है। अगर एरिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चाइना लगभग इंडिया से 3 गुना बड़ा है। इस साल इंडिया है जो जनसंख्या के मामले में चाइना को सरपास कर गया है और इंडिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। 2022 तक चाइना सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश था, लेकिन 2023 में इंडिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बना हुआ है। तो आज हम लोग उस चाइना के बारे में जानेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडिया और चाइना ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इंडिया और चाइना का जो इतिहास है 4000 साल से ज़्यादा का है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा है और इंडिया की तरह चाइना भी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा है। एंशिएंट टाइम में 4 सिविलाइजेशन हुआ करते थे, यानी कि 4 ऐसे जगह था जहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। उसमें है एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि अपना इंडिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है मेसोपोटामिया, चौथा है इजिप्ट। चाइना का जो फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी था वो सिया डायनेस्टी था और ये जो सिया डायनेस्टी है 21st सेंचुरी BC में इस्टेब्लिश हुआ था। और चाइना का जो फर्स्ट यूनिफाइड स्टेट था वो छिन डायनेस्टी था और ये छिन डायनेस्टी को छिन शी हुआंग ने इस्टेब्लिश किया। द फर्स्ट टाइम चाइना यूनिफाइड बाय छिन शी हुआंग इन 221 BC। और उस समय का जो चाइना का जो एरिया जो था जहाँ पे छिन शी हुआंग अपना साम्राज्य स्थापित किया था वो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो रेड एरिया है वो एरिया रहा है। हम लोग अशोका से कोरिलेट कर सकते हैं कि इंडिया का कंडीशन उस समय क्या था। तो 2nd सेंचुरी BC में मौर्य साम्राज्य था और मौर्य साम्राज्य ड्यूरिंग अशोका इंडिया वाज स्प्रेड अप टू अफगानिस्तान। और 15th और 16th सेंचुरी में इंडिया का GDP 27% था और चाइना का GDP 25% था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 15th सेंचुरी में आधा से ज़्यादा GDP ये 2 कंट्री के पास था, इंडिया और चाइना। और लेकिन ये अभी मॉडर्न टाइम में, इन कंटेम्प्रेरी टाइम आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये सिचुएशन है जो शिफ्ट होकर के यूरोप में चला गया, वेस्टर्न कंट्रीज में चला गया, क्योंकि उन लोग के पास नया नया टेक्नोलॉजी आया जिसके कारण वो लोग इंडिया चाइना को सरपास कर गए इन मॉडर्न टाइम। लेकिन अपना इतिहास चाइना और इंडिया का इतिहास गौरवशाली रहा है और हम लोग हजारों साल तक एक सिविलाइज्ड वे में अपना लाइफ व्यतीत किए हैं। तो जैसा कि अभी मैं पिछले स्लाइड में आप लोग को बताया कि चाइना was first unified in 221 BC और
China was unified by Qin Shi Huang and he established the Qing dynasty. After Qing dynasty, Han dynasty came into power. इस तरह से बहुत सारे डायनेस्टी आए और जो चाइना का जो सबसे लास्ट डायनेस्टी रहा है वो छिंग डायनेस्टी रहा है। QING छिंग। चाइना का लास्ट डायनेस्टी रहा है छिंग डायनेस्टी रहा है और छिंग डायनेस्टी का जो समय रहा है 1644 ईस्वी से 1912 ईस्वी तक का। तो अब बात ये है कि आप छिंग did not continue after 1912. इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण हुआ कि छिंग इज द लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटेन मार्केट की तलाश में इंडिया आया, चाइना गया और दुनिया के अलग अलग भागों में गया। In this process, India became a colony of Britain. Britain also went to China in search of market. In 1839, that time India, we can say that time India was, जैसा कि हम लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि 1839 ईस्वी तक भारत का लगभग ईस्टर्न पार्ट जो है इंग्लैंड का कॉलोनी बन चुका था और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन उस समय बिहार बंगाल में अफीम का खेती करवाया करता था और ये अफीम जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था, जिसका उत्पादन इंडिया में होता था, ब्रिटेन इसे चाइना में बेचता था, इलीगल वे में बेचता था, फोर्सफुल वे में बेचता था। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि अफीम एक एडिक्टिव ड्रग्स है जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, यानी कि जिसका अफीम का लत लग गया वो एक तरह से पागल टाइप का बिहेव करता है, वो अपना सूद दूध सब खो देता है। तो सेम चीज़ हो रहा था 1839 ईस्वी में। चाइना का ज़्यादातर जो युवा थे अफीम के शिकार हो चुके थे, वो अफीम खाने का उन्हें लत लग गया था। यहाँ तक का जो छिंग एम्पायर जो उस समय था, उसके जो ज़्यादातर सैनिक थे वो अफीम के लत के शिकार हो गए थे, जिसके कारण उसका आर्मी भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उस समय ब्रिटेन चाइना को अपना कॉलोनी बनाने के लिए चाइना के युवाओं को ड्रग्स का आदी बना रहा था। उसमें छिंग कोर्ट अपने एक ऑफिसर मिनिस्टर लिन सो सुई को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि वो अफीम के ट्रेड को रोके। लिन सो सुई ब्रिटिश ट्रेडर्स के वेयर हाउस को रेड किया और वहाँ से 20,000 अफीम के बॉक्सेस को सीज किया। ये 20,000 बॉक्सेस में 11 लाख किलो अफीम था। लिन सो सुई द्वारा 11 लाख किलो ओपियम का डिस्ट्रक्शन ब्रिटिश साम्राज्य को नागवार गुजरा और ब्रिटिश ने 1840 ईस्वी में चाइना पे हमला कर दिया। जो फर्स्ट ओपियम वॉर में चाइना का पराजय होता है, जिसके कारण चाइना को अनइक्वल ट्रीटी साइन करना होता है और ये जो फर्स्ट अनइक्वल ट्रीटी विच चाइना साइन वाज साइंड विद ब्रिटेन और इन दिस ट्रीटी चाइना लॉस्ट मेनी पार्ट्स ऑफ चाइना। दोबारा दूसरा ओपियम वॉर 1856 ईस्वी में होता है और ये वॉर भी सेकेंड ओपियम वॉर भी चाइना हार जाता है। उस सेकेंड ओपियम वॉर के बाद चाइना और ब्रिटेन में एक अदर अनइक्वल ट्रीटी साइन होता है। 1894 ईस्वी में फर्स्ट सीनो जैपनीज वॉर होता है और फर्स्ट सीनो जैपनीज वॉर में चाइना वॉर हार जाता है। वॉर हारने के बाद चाइना को फोर्सफुली ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी पे साइन करवाया जाता है और ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी में चाइना ताइवान को जापान को दे देता है। यानी कि इन ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी
चाइना लॉस्ट द सोवरेन राइट ओवर ताइवान. ताइवान वाज हैंडेड ओवर टू जापान. जैसे कि अभी आपको हम 3 उदाहरण दिए. फर्स्ट ओपियम वॉर, सेकेंड ओपियम वॉर और फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर. ये तीनों मेजर वॉर थे और ये तीनों वॉर में चाइना को अपना सोवरेन राइट, बहुत सारे एरिया से अपना सोवरेन राइट दूसरे कंट्री, फॉरेन कंट्री को देना पड़ा. तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पीरियड में चाइना जो भी वॉर लड़ा, जो भी लड़ाई लड़ा, वो सभी के सभी वॉर वो लूज किया. सभी वॉर में उसका पराजय हुआ, जिसके कारण जनता में बहुत आक्रोश हुआ. जनता बहुत आक्रोशित था और वो छिंग एम्पायर के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया. चाइना जो भी मेजर वॉर लड़ा वो हार चुका था, जिसके कारण छिंग एम्पायर बहुत ही कमजोर हो गया था. और जब कोई सरकार कमजोर होता है तो करप्शन का एक्टिविटी भी बढ़ता है. चाइना में भी सेम हुआ. चाइना में करप्शन अपने चरम सीमा पे था, महंगाई बढ़ रहा था, जनता छिंग एम्पायर से नाखुश था और जनता और बहुत सारे जो चाइना के जो लीडर थे, जो स्कॉलर्स थे, वो छिंग एम्पायर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके कारण 1912 ईस्वी में छिंग एम्पायर का विघटन हो गया. छिंग एम्पायर सत्ता से दूर हो गया और 1912 ईस्वी में रिपब्लिकन गवर्नमेंट वॉज फॉर्म. रिपब्लिकन गवर्नमेंट किसे कहते हैं? तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट बोलेंगे कि ये जो गवर्नमेंट जो सुन यात सेन के लीडरशिप में फॉर्म किया गया था, तो सुन यात सेन के लीडरशिप में रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ROC का फॉर्मुलेशन. तो हम लोग कहेंगे कि आफ्टर द एंड ऑफ इंपेरियल रूल ए रिपब्लिकन गवर्नमेंट वाज फॉर्म एंड दिस रिपब्लिकन गवर्नमेंट वाज formed under the leadership of Sun Yat-sen. The Republican government was based on the policy of nationalism, and democracy. इंपेरियल रूल जब खत्म हुआ तो उसके बाद जो गवर्नमेंट बना वो रिपब्लिक ऑफ चाइना का बना. और रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो पॉलिसी था, जो आइडियोलॉजी था, वो था क्या? नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी.